हेलो एवरीवन, वेल्डेड कनेक्शन के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि बट वेल्ड्स क्या होते हैं, फिलेट वेल्ड्स क्या होते हैं, फिर बट वेल्ड्स और फिलेट वेल्ड्स के आईएस स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और फिर हम लोग उसके फॉर्मूलाज को समझे थे कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू लेते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो है हमारा कि फिलेट वेल्ड्स इन ट्रस मेंबर्स। जब हम लोग स्टील ट्रस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जब हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग ट्रस में कौन से मेंबर्स यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग एंगल सेक्शन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग चैनल सेक्शन भी यूज़ करते हैं। तो उसमें जब हम लोग एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं तो एंगल सेक्शन आपको उसका जो सीजी होता है वो या तो सिमेट्रिक होता है या सिमेट्रिक नहीं भी होता है। तो उस केस में हम लोग किस तरह से फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे ट्रस मेंबर में, हम लोग ये केसेस आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फिगर समझना होगा कि आपको एक किसी भी ट्रस में, ये आपका गसेट प्लेट है, ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, तो किसी भी ट्रस में या तो आपको सिंगल एंगल यूज होगा तो वो एक तरफ यूज होगा, या फिर आपको डबल एंगल यूज होगा। तो डबल एंगल यूज होगा तो वो आपको ट्रस आपके जो गसेट प्लेट होगा उसके ऑपोजिट साइड यूज होगा। और यही कनेक्शन आपको नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फिर आपका गसेट प्लेट है तो ये बिल्कुल आपको सीधा इस तरह से आ जाएगा, दोनों ऑपोजिट साइड में रहते हुए, और फिर यहाँ आपको कनेक्शन बना देगा। तो ये आपका प्रॉपर कनेक्शन होता है एंगल का गसेट प्लेट के साथ। अब अगर सिंगल रहेगा तो आपको सिर्फ सिंगल साइड का कनेक्शन बनाना है, डबल रहेगा तो ऐसा बनाना है। अब इसमें जो फोर्स लगता है, जब हम एंगल सेक्शन की फोर्स की बात करते हैं तो उसमें फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, तो जो एंगल का हमारा सीजी होता है वहां एक्ट करता है। तो एंगल का सीजी हमारा कुछ, अगर हम एक एंगल की बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारा सीजी होता है, तो इस पे फोर्स एक्ट करता है आपका। फिर जब हम लोग दूसरे वाले एंगल की भी बात करेंगे तो इसमें भी यहाँ ही एक्ट करेगा। तो मतलब जब हम लोग दोनों सेम एंगल जब ऑपोजिट साइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका सीजी लाइन इन एक्स डायरेक्शन तो सेम रहेगा। तो हम इस पे जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है पी, ये आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये आपको बोर्ड पे इस डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, बट ये एक्चुअली में आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जब आपने एंगल लगाया है वो आपको टेंशन आता है, क्योंकि ये टेंशन मेंबर में ही हम लोग यूज करते हैं इसको। तो अभी हम लोग सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका सीजी पे आपका फोर्स लग रहा है पी। तो जब हमारा सीजी पे फोर्स लग रहा है तो क्योंकि जब हम एंगल सेक्शन का सीजी कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने एक नॉर्मल एल सेक्शन का अगर आपने सीजी कैलकुलेट किया होगा तो वो आपने देखा होगा कि वो कुछ यहाँ लाई करता है, जो आपको टॉप से नियर होता है और बॉटम से वो फार होता है। तो इस केस में भी जो हमारा टॉप से जो डिस्टेंस है सीजी का, हमने वो डिस्टेंस लिया h1, और जो हमारा बॉटम से जो डिस्टेंस है वो हमने लिया h2। तो ये जो फोर्स P लग रहा है, अगर आप इस पूरे को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखें, सपोर्ट रिएक्शन जैसे आप निकालते थे, तो ये आपका कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है। ये आपका फोर्स P है, ये आपका एंगल है। इसका अगर आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने बोला जाए तो ये P का आपको एक P1 निकलेगा और एक P2 निकलेगा, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि जब आपका P फोर्स इस तरह से रहता है, जब आपका ये CG से थोड़ा लेफ्ट साइड में रहेगा तो ये वाला सपोर्ट रिएक्शन आपका ज्यादा आता था और ये वाला सपोर्ट रिएक्शन आपका कम आता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी एक्ट करेगा कि जब आपका लोड P लग रहा है तो आपका ये जो सपोर्ट रिएक्शन P2 आएगा, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये P2 आपको ज्यादा होगा और ये P1 आपको कम होगा। ये दो इसके सपोर्ट रिएक्शन है जो इस टोटल लोड के आ रहे हैं। तो जब हम एक एंगल को कनेक्ट करते हैं गसेट प्लेट के साथ तो इसका हम लोग वेल्डेड कनेक्शन किस तरह से बनाएंगे। तो हमारा ये जो पूरा एंगल का ये लेग है ये तो गसेट प्लेट के साथ फिक्स हो गया, अब इसमें तो गैप है नहीं, तो हम, और ये हमारा थ्रू आउट इस तरह से चल रहा है, तो मतलब है कि हम ये वाले पोर्शन को तो वेल्ड कर पाएंगे नहीं। तो अब हम कौन सा पोर्शन वेल्ड कर पाएंगे, तो ये हमारा कनेक्शन बनेगा एक ये टॉप वाला। इसको अगर हम वेल्ड करेंगे तो ये आपको बॉटम में एक आपको एंगल को भी कनेक्ट कर रहा है और टॉप में आपको ये गसेट प्लेट को भी कनेक्ट कर रहा है। तो एक यहाँ से एंगल बनाएगा और दूसरा एंगल आपको बनाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला पोर्शन आपको एंगल से वेल्ड हो गया और ये वाला पोर्शन आपको गसेट प्लेट से वेल्ड हो गया। सेम होगा जब आपका ऑपोजिट साइड में भी होगा, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेगा। तो वेल्डेड कनेक्शन में आप सिर्फ टॉप एंड बॉटम दो जगह पे ही वेल्डेड कनेक्शन बना सकते हैं। ये आपको चाहे तो एंगल सेक्शन हो या फिर आप सी सेक्शन यूज करें या आई सेक्शन यूज करें, सब में आपको कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब आपको जब गसेट प्लेट से कनेक्ट करना है, आपने ये दोनों जगह वेल्ड कर दिया, तो अब ये दोनों जगह जो वेल्ड होगा ये वेल्ड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो जब हम लोग एंगल सेक्शन बना रहे हैं तो इसका सीजी आपको टॉप से और बॉटम से डिफरेंट होता है। ये इक्वल, अगर आप एक रेक्टेंगुलर प्लेट का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप एक रेक्टेंगुलर प्लेट को लाके गसेट प्लेट से कनेक्ट करते तो वो क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका सीजी आपको बिल्कुल सेंटर पे लाई करता, तो उस केस में आपका ऊपर और नीचे जो भी वेल्ड लगता वो दोनों इक्वल साइज का लगता और सेम लगता। मतलब आप एक का डिजाइन करते तो वो आपको दूसरा का भी डिजाइन ऑटोमेटिकली हो जाता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, P2 फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, P1 फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। तो जब P1 फोर्स डिफरेंट होगा तो इस P1 के लिए यहाँ वेल्ड रिक्वायर्ड होगा,
जितना फोर्स आएगा उसी के लिए तो आप वेल्डिंग लगाएंगे ना। अगर आपका प्लेट के केस में टोटल 500 किलोन्यूटन आता था तो आप उस टोटल 500 के लिए डिजाइन करते थे, लेकिन यहाँ आपको टोटल P तो इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है, लेकिन इस वेल्ड पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो P1 लग रहा है। तो जो भी आपका P1 होगा उसके लिए आप इसको डिजाइन करेंगे, जो भी आपका P2 होगा उसके लिए आप इसको डिजाइन करेंगे। तो P2 ज्यादा होगा तो ये वाला वेल्ड का लेंथ और थिकनेस ज्यादा होगा, P1 कम होगा तो ये वाले वेल्ड का लेंथ और थिकनेस कम होगा। तो अब इसी का आपको एक लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल दिखाया है कि अगर हम लोग इसको एक कनेक्शन की तरह से देखें कि ये ब्लैक वाला हमारा गसेट प्लेट है और ये हमारा एंगल सेक्शन है। अब हम इसको सामने से फ्रंट एलिवेशन से देख रहे हैं, तो ये जो आपको डबल लाइन दिखाई दे रहा है ये आपको ये वाला एंगल का ये थिकनेस है, जिसको अगर आप सामने से खड़े होकर के देखेंगे तो आपको ये डबल लाइन दिखाई देगा, और नीचे वाला टोटल ये आपको सिंगल लाइन में इस तरह से दिखाई देता है एंगल का। तो अब ये एंगल का टोटल लेंथ हो जाएगा जो भी प्रोवाइडेड होगा। अगर हम लोग इसको 80/80 कंसिडर करेंगे एग्जांपल के लिए, तो ये आपको टोटल लेंथ हो जाएगा 80, जिसमें से ये आपका 6 रहेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब जब आपका फोर्स P2 था जो कि आपका ज्यादा था P1 से, तो P2 फोर्स ज्यादा था तो आपको यहाँ पे आपको L1 वेल्ड दिखाई दे पड़ रहा होगा, ये आपको लेंथ ऑफ द वेल्ड है। और जब आपका P1 फोर्स कम था तो यहाँ पे आपको ये एक्चुअली ये L1 होगा और ये L2 होगा। P2 के लिए L2 लेंथ वेल्ड प्रोवाइड किया आपने, P1 के लिए L1 लेंथ प्रोवाइड किया आपने। तो अब P1 कम है तो L1 कम हुआ, P2 ज्यादा है तो L2 ज्यादा हुआ। तो आपको जब भी आप किसी भी एंगल सेक्शन को या अनसिमेट्रिकल सेक्शन वैसा जिसका CG आपको उसके टोटल विड्थ के सेंटर पे एक्ट नहीं करता है, एंगल सेक्शन हो गया, C सेक्शन हो गया, तो उस तरह के किसी भी केसेस में जब आप वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास 2 या 3 मेथड्स हैं। पहला कि आप लोड निकालेंगे P2 एंड P1 और उस लोड के अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड करेंगे टॉप एंड बॉटम में। तो मतलब क्या होगा कि आपको ये पर्पस हो रहा है सिमेट्री प्रोवाइड करने का। जब इधर लोड ज्यादा है, आपने वेल्ड ज्यादा दिया, लोड कम है, वेल्ड कम दिया, तो आपको ये एक सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिमेट्री के लिए आपको टॉप एंड बॉटम का अलग अलग वेल्ड प्रोवाइड करना पड़ा। अगर आपका यही लोड P सेंटर से एक्ट कर रहा होता तो जो L2 आप यहाँ प्रोवाइड करते वही L2 यहाँ भी प्रोवाइड होता, ठीक है। दूसरा केस ये तो हो गया कि आपको टॉप एंड बॉटम में आपने वेल्ड किया। अब आप और कैसे कैसे टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हैं। इधर से आप एक एंगल कनेक्ट कर रहे हैं ये गसेट प्लेट के साथ, तो आपके पास ये 3 फेस ही रहता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। चौथा वाला फेस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास 3 फ्रंट फेस है जिसको आप गसेट प्लेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रोवाइड करना है कि या तो टॉप एंड बॉटम में आपको प्रोवाइड करना है, या नहीं तो अगर आप इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, जो आपके फोर्स के पैरेलल जब आप प्रोवाइड करते हैं वेल्डिंग तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। और लेकिन जब आप फोर्स के परपेंडिकुलर, ये आपका फोर्स लग रहा है और इसके जब आप परपेंडिकुलर जब आप लगाते हैं वेल्ड तो वो आपको कहलाता है ट्रांसवर्स वेल्ड। तो इस केस में ये वाला हो गया आपको ट्रांसवर्स वेल्ड, और ये दोनों केसेस में ये हो गया आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड, ठीक है। तो जब आप या तो ये दोनों केस प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको ट्रांसवर्स वेल्ड भी प्रोवाइड करना है तो ट्रांसवर्स वेल्ड कैसे प्रोवाइड कीजिएगा। ये वाला लेंथ जो आपका अगर L1 था, ये P2 है, ये L2 हो गया, ये आपका L2 है, और ये वाला लेंथ आपका L1 था, जैसे आपने डिजाइन में कैलकुलेट करके निकाला होगा अब तक। अभी आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप ये प्रोवाइड अभी नहीं किए हैं, तो अब आपको ये वाला भी प्रोवाइड करना है। तो ये वाला आप किस तरह से प्रोवाइड कीजिएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप इस वाले वेल्ड को प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको सिमेट्री मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऊपर से थोड़ा mm यहाँ तक अगर आप वेल्ड दीजिएगा और इस वाले पोर्शन में अगर आप वेल्डिंग नहीं दीजिएगा तो ये जो ऊपर वाला जो लेंथ आया तो ये आपको फिर इक्वेट करना पड़ेगा आपको नीचे वाले लेंथ से। तो अब नीचे क्योंकि ऊपर का फोर्स डिफरेंट था तो ऊपर में आपको हो सकता है कि ये वेल्ड का लेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड है और नीचे में ये वाले वेल्ड का लेंथ कम रिक्वायर्ड है, तो अब आप इसको सिमेट्री नहीं निकाल पाइएगा। तो इस केस में हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको कंप्लीट हम लोग वेल्ड करें। तो जब हम लोग कंप्लीट वेल्ड कर देंगे तो इसका CG क्या होगा, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इस पूरे एंगल के सेंटर पे, क्योंकि आपने टोटल में जब आपने एक तरह से यूडीएल के तरह से आप कंसीडर कीजिए कि आपने टोटल में वेल्ड दे दिया है तो इसका इक्विवेलेंट लोड आपको सेंटर पे एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा P3। ये P3 क्या हो जाएगा, जो आपको इस वाले वेल्ड पे जिसके लिए आप डिजाइन कीजिएगा। अगर आप ये वाला वेल्ड आपने डिजाइन किया P2 फोर्स के लिए, ये वाला वेल्ड आपने डिजाइन किया P1 फोर्स के लिए, तो ये वाले वेल्ड को आप किसके लिए डिजाइन कीजिएगा, तो P3 फोर्स के लिए कीजिएगा। अब हम लोग को इंपॉर्टेंट आता है कि हम लोग ये P से P1, P2 एंड P3 किस तरह से निकालेंगे। तो हम लोग अब एक एक करके
पहले इस केस को समझते हैं। इस केस में हम लोग समझते हैं कि P1 एंड P2 किस तरह से निकालते हैं। जब हमारा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको या तो L1 L2 प्रोवाइडेड होगा कि आपको लेंथ ऑफ द वेल्ड इतना है और टोटल फोर्स इतना है, तो आपको फिर P1 को निकालना पड़ेगा, या तो आपको P1 P2 दिया रहेगा कि ऊपर और नीचे में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, आपको कितना लेंथ का वेल्डिंग चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता चलेगा, तभी तो आप उसमें या तो P निकालिएगा या L निकालिएगा। और जब आप नीचे आइएगा इस केस में, जब आप 3 साइड से वेल्ड प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको P3 फोर्स भी आ जाएगा। अब चौथा वाला साइड जो इसके नीचे में, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये आपको है कि गसेट प्लेट नीचे है और ये एंगल ऊपर है। तो जब आप इसको नीचे से वेल्ड कीजिएगा तो ये सेम आपको P3 के केस के जैसे यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा पूरा। तो इसलिए हम लोग यहाँ वाले को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम होगा, जो P3 होगा वही P4 हो जाएगा। तो अब एक एक करके पहले इस केस को समझते हैं। ये हमारा केस नंबर 1, तो इसको हम लोग केस नंबर 1 के लिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब L1 L2 क्या था, लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड ऑन 2 साइड्स, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि L1 और L2 हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड है। उसका P1 P2 है फोर्स एक्टिंग ऑन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी L1 और L2 पे जो आपने वेल्ड प्रोवाइड किया उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है P1 एंड P2। और P आपको टोटल फोर्स है जो आपको किसी भी एंगल के या मेंबर के सेक्शन CG पे आपको एक्ट कर रहा है, वो है टोटल लोड आपका P। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि आप इस P से P1 एंड P2 किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग अपने सपोर्ट रिएक्शंस में पढ़ते थे, सिमेट्री का, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग बेंडिंग मोमेंट और सपोर्ट रिएक्शंस निकालते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 3 लाइन है, एक ये टॉप वाला लाइन जिसपे P2 एक्ट कर रहा है, एक बॉटम का लाइन जिसपे P1 एक्ट कर रहा है, और एक जिसपे CG एक्ट कर रहा है P। तो हम लोग अगर इसको सेम इसी कंडीशन की तरह से देखें, तो अगर हम लोग किसी एक सेक्शन पे मोमेंट निकालें, अगर एग्जांपल के लिए P1 पे निकालें, तो P2 इंटू डिस्टेंस एंड P1 इंटू डिस्टेंस हम लोग करेंगे, और साइन को प्लस या माइनस उसी हिसाब से करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोमेंट ले रहे हैं L1 P1, मतलब जिसपे हमारा L1 P1 फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ले रहे हैं। तो मोमेंट में क्या आएगा, P2 इंटू डिस्टेंस एंड P इंटू डिस्टेंस। तो P1 ये आपको P2 हो जाएगा, हम लोग ये लाइन L1 P1 पे ले रहे हैं, तो ये आपको P2 इंटू H हो जाएगा। तो P2 इंटू टोटल H, ये आपको एक मोमेंट आ गया, ये आपको इस डायरेक्शन में आया, लेकिन P जो एक्ट कर रहा है ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब आपका P2 इंटू H लेंगे, फिर माइनस में आ जाएगा आपका P इंटू ये वाला हाइट H2। तो P इंटू H2 इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारा P2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका P, इसको हम लोग अब इधर ले जाएंगे तो P इंटू H2 हो जाएगा ये। तो P इंटू H2 डिवाइडेड बाई आपका H, ये आपका आ जाएगा P2 फोर्स निकालने का फॉर्मूला। सिंपल सा आपको सपोर्ट रिएक्शन वाले इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला को समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 जो हम लोग कंसीडर करते थे, बस उसको कंसीडर करके आपको P2 का वैल्यू निकाल लेना है। फॉर्मूलाज आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ मोमेंट निकालना है और अननोन फोर्सेस निकाल लेने हैं। उसके बाद सेम जब आप P2 के लिए निकालेंगे, जब आप P1 के लिए निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा P इंटू H1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई H, ये आपको P1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दोनों से आपको निकल जाएगा। इस केस में जब आप टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड कर रहे हैं आपका वेल्ड, तो आपको इक्विवेलेंट फोर्स निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना वेल्ड का जो डिजाइन आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें आप P का कंसीडर करते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ में जो टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है, तो ये आपका वो टोटल लोड जो एक्ट कर रहा है। इसके बाद फिर आप अपना टाउ VF से फिर उसका इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे और थ्रॉट थिकनेस निकालेंगे और वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आपका डिजाइन का कैलकुलेशन है। अब ये तो हो गया केस आपको इस केसेस में जब आप टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप टॉप बॉटम एंड ट्रांसवर्स दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में अब आपको एक P3 भी ऐड हो जाता है। तो अब अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे, अगर हम लोग जैसे P1 L1 इसी पॉइंट पे अगर फिर से मूवमेंट लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, P2 इंटू ये टोटल हाइट H हो जाएगा, प्लस आपका फिर P3 भी आ गया। तो P3 इंटू ये वाला हाइट अगर हम लोग H2 कंसिडर कर रहे थे, सॉरी ये आपको टोटल हाइट H है, तो ये टोटल वेल्ड जो है ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो ये वाला हाइट आपको H/2 हो गया यहाँ तक। तो हमारा क्या हो गया, P2 इंटू H हो गया, तो P2 इंटू H हो गया, प्लस आपका P3 इंटू H/2 हो गया, तो ये वाला वैल्यू हो गया। और माइनस में जो आपका P फोर्स लग रहा था H2 डिस्टेंस पे, ये आपका H2 था इस CG से नीचे वाला डिस्टेंस, तो P इंटू H2 इसको हमने इक्वेट किया, तो ये आपका 0 से इक्वेट करके हमने मोमेंट लिया इस लाइन पे। तो अब आपको P1 और P2 तो आप निकालेंगे, लेकिन आपको P3 भी आ गया, मतलब आपको P2 और P3 दो अननोन है। P तो चलो आपको नोन था, H2 और H आपको सारा नोन था, लेकिन जब दो अननोन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में जब हम लोग फिलेट वेल्ड डिस्कस कर रहे थे, तो जब भी हमारा इस तरह से एक लैप जॉइंट अगर लगता है और उस पर अगर हमारा एक फिलेट वेल्ड हो रहा है,
तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री बनाता है तो उसके लिए हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या हो जाता है, 90 के लिए हम लोग 0.7 लेते हैं, तो 0.7 इंटू टी हो जाता है। तो अगर हम लोग ये वाला केस को समझे कि ये आपका एंगल है, अब एंगल आपको गसेट प्लेट से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कैसा फिगर बनाएगा, ये इस तरह से आपका गसेट प्लेट है और ये आपका एंगल आकर के उस पर कनेक्ट हो रहा है। इस जगह का अगर हम लोग सेक्शन लें तो आपको क्या बनेगा, ये आपका एंगल है और ये आपका गसेट प्लेट है और आप इसको वेल्ड कर रहे हैं इधर से या इधर से। तो आपका इसका स्ट्रेंथ P3, अगर हम इसको कह दें कि ये P3 फोर्स के लिए अगर लग रहा है, ये आपका फोर्स जिसको आप टेंशन फोर्स बोलते थे, ये अगर आपका P3 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.7, यहाँ आपको लिखा हुआ है 0.7 इंटू एच इंटू एस इंटू टाउ वी एफ, यही आपका फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला था। तो आपका P3 तो आपको वैसे ही पता है कि जैसे ही आप ये थिकनेस आपको पता रहेगा कि आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली 0.7 इंटू एच इंटू एस इंटू टाउ वी एफ करके आप अपना P3 स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो जब आपको P3 पता ही है, h/2 आपको पता है, P भी आपको पता है, h2 भी पता है, तो आपको इससे P2 निकल जाएगा। तो P2 कितना हो जाएगा, P इंटू h2 माइनस P3 इंटू h/2/h। अब ये फॉर्मूला देख करके काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये है क्या, ये आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकाला गया, मतलब मोमेंट इक्वल टू 0 किया गया है, तो उससे आपको जो भी अननोन फोर्स होता है वो आपको मिल जाता है। सपोर्ट रिएक्शन में आपका एक वैल्यू अननोन रहता था, तो आप मोमेंट निकालते तो आपको सपोर्ट रिएक्शन निकल जाता था ना। तो यही P2 के जगह पे अगर आप R लिख देते, R1 या R2, तो वही आपको R1 आपको निकालना है, तो ये है उसका फॉर्मूला। तो आप या तो फॉर्मूला याद रख लीजिए या तो आप वो कॉन्सेप्ट ही याद रखिए कि आपको ये 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस में आपको किसी भी एक सेक्शन में अगर आप P2 पे निकालते हैं तो आपका P1 निकल जाता, तो आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन में से आपको मोमेंट इज इक्वल टू 0 कर देना है और आपको वैल्यूज निकाल लेने हैं। फिर इस वैल्यू को निकालने के बाद आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। जो अब तक हम लोग फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे थे, तो प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे थे तो ये सारे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी ट्रस में आ जाएंगे, ट्रस का कैलकुलेशन करेंगे, तो उस केस में जो आपका फोर्स लगेगा वो आपके सीजी पे एक्ट करेगा। अब सीजी अगर क्योंकि आपका इक्वल नहीं है टॉप एंड बॉटम से, तो आपके फोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको ये तरीका है फोर्सेस को अलग अलग निकालने का कि मोमेंट इक्वल टू 0 कीजिए, आपको लेंथ पता है, आपको P2 भी पता है, आप सारे वैल्यूज को पुट कीजिए, जो अननोन फोर्स होगा वो आपको निकल जाएगा। इसके बाद फिर आपका बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो आपको स्ट्रेंथ निकालना होता है, वो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट जो आपका यहाँ पे KS इंटू L इंटू टाउ VF हो जाता है, वो यूज करके आप आगे का न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा उस टाइम पे। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें बस इतना ही कुछ है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो चुके हैं, बट वेल्ड के केस में, फिलेट वेल्ड के केस में, फिर फिलेट वेल्ड के केस में भी आपको अगर ट्रस होगा तो उस केस में, और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लेट होगा तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको पता ही है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आपका डिफेक्ट्स इन वेल्ड क्या होता है, आपका रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन का कंपैरिजन करेंगे कि आपको क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है दोनों के कंपैरिजन्स में। अब हम लोग बात करेंगे वेल्ड डिफेक्ट्स के बारे में कि वेल्डिंग करते समय कितने टाइप के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, वो सारे केसेस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट्स आता है वो है आपको लैक ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है कि जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ हीट करके कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है फ्यूजन। तो जब आप 2 मेटल को, अगर आप फिलेट वेल्ड का एग्जांपल लें, आप 2 मेटल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में अगर आपने एक प्रॉपर हीटिंग नहीं किया या फिर बहुत ही क्विक हीटिंग कर दिया, तो क्या होता है कि आपका ये पेरेंट मेटल होता है और ये आपका वेल्डेड मेटल होता है जिसको आप कनेक्ट करते हैं। तो पेरेंट मेटल हीट नहीं हो पाता है और वेल्डेड जो इलेक्ट्रोड है जिसको आप वेल्ड कर रहे हैं वो वेल्ड हो करके आपको टोटल इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बट क्योंकि ये और आपको दोनों पेरेंट मेटल जो वेल्ड नहीं होते हैं, तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये बहुत थिन कनेक्शन है, मतलब अगर इसमें फोर्स थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लग गया तो ये आपको कनेक्शन वेल्ड आपको फेल हो जाएगा। तो ये एक तरह ऑफ फेलियर है। इसका आप सेक्शन में अगर देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं, आपको एक्चुअल जो होना था वो कुछ इस तरह से आपका हीट होना था, क्योंकि जब आप टोटल कनेक्शन को हीट करेंगे तो आपका मेन मेटल भी तो वेल्ड होगा और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो भी वेल्ड होगा, तो दोनों वेल्ड होगा कि एक कंप्लीट इस तरह का कनेक्शन बना देगा। बट इस केस में ऐसा जब नहीं होता है, जब आपको मेटल एज इट इज रह जाता है और बाकी वेल्ड्स आपको पूरे में जाकर के फिल कर देते हैं, तो फिर आपको वो थोड़े से ही फोर्स में क्या होता है, वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनता है। प्रॉपर कनेक्शन तब बनेगा जब आपका ये वाला मेटल भी आपका वेल्ड होगा और वो आपको एक मेटलर्जिकल बॉन्ड बना देगा। तो ये होता है आपको लैक ऑफ फ्यूजन।
इसके बाद आपको आता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन जैसे कि हम लोग अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि जब आपका वेल्डिंग जो है वो आपके जब बॉटम में, जिसको हम लोग रूट कहते हैं, जब आपके रूट तक नहीं पहुंचता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कब होता है? हम लोग का सिंगल वी केस में होता है, सिंगल बेवल के केस में होता है। तो इस टाइप में जब आपको ये नहीं पहुंचता है तो ये आपको कहलाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। सेम हम लोग जब फिलेट वेल्ड का भी एग्जांपल लेंगे तो आपने एक फिलेट वेल्ड किया लेकिन आपका ये रूट हो गया, इस रूट में आपने आपका मेटल वेल्ड होकर के पहुंचा ही नहीं, तो ये आपको कहलाएगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इसके बाद आता है गैस पॉकेट। गैस पॉकेट को हम लोग पोरोसिटी भी बोलते हैं। तो पोरोसिटी क्या होता है? जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो या तो एक्सेसिव करंट की वजह से या फिर आपका मॉइस्चर इन इलेक्ट्रोड्स, इन दो रीजन से आपका पोर्स बन जाते हैं आपको वेल्ड्स में। तो ये जो आपको स्मॉल स्मॉल होल्स बन जाते हैं ये आपको कहलाते हैं गैस पॉकेट, क्योंकि अब इतने एक्सेसिव हीट में ये वेल्ड होता है कि इसमें आपको वाटर पॉकेट्स तो बन सकते नहीं है। तो वाटर आपको, क्योंकि जब आपको मॉइस्चर रहता है इलेक्ट्रोड्स में तो वो आपको पॉकेट्स बना करके वाटर आपको इवापोरेट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये गैस पॉकेट्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसको एक अवॉइड करने का प्रोसेस है कि आप इलेक्ट्रोड्स एंड पैरेंट मेटल को पहले ही हीट कर दीजिए थोड़ा सा। तो जब आप उसको हीट कर दीजिएगा तो जो भी उसमें मॉइस्चर है वो सारा रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको वेल्डिंग करेंगे तो आपको ये गैस पॉकेट नहीं आएगा। वैसे ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है गैस पॉकेट, अगर रहता भी है तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता है, बट अगर को अवॉइड करना, इसको ज्यादा ट्राई करना चाहिए कि इसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में अब आपको ये गैस पॉकेट्स का तो आपने कुछ कंसिडरेशन लिया नहीं है। अब अगर उसमें स्ट्रेसेस कंसंट्रेट हो गए और अगर वो आपके फेलियर को, अगर एक प्रोसेस हो गया अगर आपके फेलियर का, तो फिर वो तो आपका अकाउंटेबल हो जाइएगा ना, क्योंकि वो तो आपके डिजाइन में आपने कैलकुलेट किया नहीं था। तो इसलिए अगर गैस पॉकेट रह गया है तो उसको आपको वापस रीवेल्डिंग नहीं करना है, लेकिन अगर अवॉइड किया जा सकता है जब आप इसको पहले ही हीट करके जब आप इसको कनेक्शन वापस वेल्ड करेंगे तो। इसके बाद आता है आपको स्लैग इंक्लूजन। स्लैग क्या होता है? स्लैग होता है आपको मेटल के ऑक्साइड्स, जो आप जिस मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं और जो आपका इलेक्ट्रोड जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपको लाइट वेट के होते हैं। तो जब आप उसको हीटिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोड्स को, आप एक कंप्लीट वेल्डेड कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो वो आपको, क्योंकि नॉर्मल हीटिंग की वजह से अगर आप एक्सेसिव हीटिंग करेंगे तो ये स्लैग्स आपको अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल प्रोसेस में आप हीटिंग करेंगे तो आपको ये आप बाहर के वाले सरफेस पे आकर के इस वाले सरफेस पे सारे आकर के एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अब बाद में इसको फिर रिमूव कर दिया जाता है। एक तरह से आप इसको कह देते हैं कि एक्सेसिव वेस्ट हो गया, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कब करता है? जब आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे होते हैं या फिर आप जब वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे होते हैं। तो ओवरहेड वेल्डिंग में जब आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब सरफेस पे आएंगे तो वो आपके ऊपर ही फॉल कर सकते हैं, तो वो काफी हीटेड होते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम करता है सिर्फ ओवरहेड वेल्डिंग के केस में। और वर्टिकल में जब आप वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो सारे आपको कंसंट्रेट होके बॉटम की तरफ आ जाते हैं। तो वरना नॉर्मल केस में जब आप बॉटम में अगर आप कर रहे होते हैं वेल्डिंग तो उस केस में ये सरफेस के ऊपर आकर के रेस्ट कर जाते हैं कूल होने के बाद। तो जब कूल हो जाता है तो उसके बाद आप इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए स्लैग इंक्लूजन नॉर्मल वेल्डिंग के केस में जब आप डाउन द अर्थ वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब आप ओवरहेड वेल्डिंग करेंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इस स्लैग इंक्लूजन को आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? तो ये आपको मेटल अगर आपको प्रॉपर कॉम्पोजिशन का नहीं बना हुआ है तो फिर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर कॉम्पोजिशन का बना होगा, सारे कॉम्पोजिशन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बेटर ग्रेड ऑफ स्टील जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग ब्रांडेड स्टील्स यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये सारे जो स्लैग्स होते हैं ये उसमें रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपको ये ज्यादा उस समय इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन हम लोग लोकल ब्रांड्स के स्टील यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसके जो सारे आपको ऑक्साइड्स हैं वो आपको सरफेस पे आ जाते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है आपको अंडरकट। अंडरकट क्या होता है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं और आपका जो मेन प्लेट है उसका ही थिकनेस अगर आपका रिड्यूस हो जाता है आइदर बाय एक्सेसिव फोर्स या फिर एक्सेसिव करंट के कारण, जैसे आपने बहुत लॉन्ग इलेक्ट्रोड यूज किया तो वो इलेक्ट्रोड्स के प्रेशर से ही आपका ये प्लेट का एक्चुअल थिकनेस यहाँ से था, लेकिन वो क्या हो गया कि वो थोड़ा सा वहां पे डिप्रेशन आ गया, तो वहां पे आपके प्लेट का जो एक्चुअल थिकनेस ये वाला होगा अगर 14 mm है तो वो वहां पे अगर आपका 13.5 हो गया, तो ऐसा केस आपको कहलाता है अंडरकट। तो ये आपको प्रॉपर गाइडेंस से ही आपको ये अवॉइड किया जा सकता है, और अगर आपका करंट का फ्लो अगर प्रॉपर है तो फिर ये अवॉइड हो सकता है। सेम अगर हम लोग फिलेट वेल्ड में समझे तो ये आपका एक्चुअल थिकनेस है, बट जहां पे आपने वेल्ड कर रहे थे वहां पे आपका ये
जो है थिकनेस ये रिड्यूस हो गया, तो ये आपको कहलाता है अंडरकट। इसके बाद आता है आपको क्रैक्स। क्रैक्स आपको दो टाइप का होता है, हॉट क्रैक एंड कोल्ड क्रैक। तो हॉट क्रैक जो होता है वो सल्फर की वजह से और आपके सारे जो हाइड्रोजन की वजह से जो आपके मेटल में प्रेजेंस रहते हैं उसके वजह से जब आप उसको वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जब आप कोल्ड क्रैक्स क्या होते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन, आपके जो मॉइस्चर जिसको आप कहते हैं, वो जो आपने यहाँ गैस पॉकेट में पढ़ा था, वो मॉइस्चर जो आपको अगर प्रेजेंट रहता है और अगर आप उसको फ्री हीटिंग अगर नहीं करते हैं मेटल्स को, तो वो आपको क्रैक्स को भी इनवाइट करता है। ये क्रैक्स किसी भी शेप में आ सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये आपका अगर दो मेटल को आप कनेक्ट कर रहे हैं और ये आपका वेल्डिंग है, तो ये ऐसे भी क्रैक हो सकता है, ऐसे भी क्रैक हो सकता है, वो किसी भी शेप में क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जो आपका प्रोसीजर है वो ये है कि आप मेटल को अगर पहले ही प्री हीट कर देंगे तो आपका ये क्रैक्स आपको अवॉइड हो सकता है। दूसरा कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का अगर आप स्टील यूज करते हैं तो उस केस में भी आपको क्रैक्स अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपके जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको उसमें अकाउंट नहीं करेंगे। वो प्रॉपर कॉम्पोजिशन से अगर बनाया हुआ स्टील रहता है तो फिर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स इश्यू नहीं आते हैं उस केस में। तो पहला आपको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्टील यूज करना चाहिए, एंड सेकंड आपको जो आपको वेल्डिंग का जो प्रॉपर गाइडेंस है कि करंट का फ्लो आपको नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ का नहीं होना चाहिए, फिर आपको क्विक हीटिंग नहीं करना चाहिए, आपको नॉर्मल प्रोसेस में थोड़ा डिले करके हीटिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो सारे जो वेल्डिंग होता है वो पेरेंट मेटल वो सब एक साथ फ्यूज कर जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारे वेल्ड डिफेक्ट जो है ये इग्नोर किए जा सकते हैं। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो होगा रिवेटेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन का सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस की, क्या इसमें सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन का कंपैरिजन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो सारे आपको बोर्ड्स पे लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, वेल्डेड जॉइंट्स आर इकोनॉमिकल, नो कवर प्लेट्स रिक्वायर्ड, स्मॉलर गसेट प्लेट्स रिक्वायर्ड। हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जो वेल्डेड कनेक्शन होते हैं वो आपको कॉस्टलियर नहीं होते हैं रिवेटेड कनेक्शन से, और लेस चीपर होते हैं। एक तो इसमें कवर प्लेट नहीं होता है, सेकंड जो आप इसमें रिवेट्स यूज करते थे वो रिवेट्स के बदले आप इसमें वेल्ड यूज कर रहे हैं, तो वो तो आपको सेम हो गया। उसके बाद जब आप रिवेटेड कनेक्शन करते थे और अगर आपको नंबर ऑफ रिवेट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते थे तो आपका जो कनेक्शन लेंथ बनता था, जिसको हम लोग लैप लेंथ बोलते थे, वो आपका ज़्यादा रिक्वायर्ड होता था। लेकिन वेल्ड के केस में अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि आप 3 साइड से भी वेल्ड कर सकते हैं अगर आप किसी मेटल को गजेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो लैप लेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है, जितना आपको रिवेटेड में लगता था उससे लेस लगता है इसमें। तो वो आपको ओवरऑल जब आप पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये तो होगा एक जंक्शन का बात जहाँ पे आपका कनेक्शन लग रहा है, जब आप पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको ये कॉस्टली, आपको रिवेटेड ज़्यादा कॉस्टली होगा, वेल्डेड आपको लेस कॉस्टली होगा। ये आपका पहला पॉइंट। रिवेटेड कनेक्शन में भी सेम कि रिवेटेड कनेक्शन कॉस्टली होता है वेल्डेड कनेक्शन से। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लेबर कॉस्ट इज लेस एज ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। हमने देखा है कि वेल्डिंग के केस में आपको इलेक्ट्रोड्स भी एक ही पर्सन होल्ड करता है, वेल्डिंग प्रोसेस भी एक ही पर्सन करता है, तो आपको इसमें सिर्फ एक पर्सन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब आप रिवेटेड कनेक्शन करते हैं तो उसमें आपको प्लेट, पहले आपको मेटल्स को होल्ड करने के लिए पर्सन चाहिए, फिर आपको जो रिवेट के आप हैमर से आप जब रिवेटिंग करेंगे तो एक तरफ से आपको सेकंड हैमर लगाने के लिए भी एक पर्सन चाहिए, तो आपको टोटल 4 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं रिवेटेड कनेक्शन के लिए। तो ये आपको एक और कॉस्टली अफेयर है। इसमें एट अ टाइम अगर 1 पर्सन रिक्वायर्ड है तो ये आपको 4 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली होगा। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट है, वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर मोर रिजिड देन रिवेटेड स्ट्रक्चर्स। जब आप वेल्डेड कनेक्शन, जब आप दो प्लेट को बट वेल्ड से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो वो तो आपको एक सिंगल प्लेट की तरह एक्ट करता है, मतलब वो कंप्लीट रिजिड स्ट्रक्चर बना देता है। लेकिन रिवेटेड कनेक्शन के केस में क्या होता है कि वो आपको जॉइंट्स पे ही क्रिएट होते हैं, वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं दो प्लेट्स, वो आपको सिर्फ रिवेट्स और कवर प्लेट की वजह से ही कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसका रिवेटेड के केस में एक एडवांटेज क्या है कि अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो ये आपको डक्टाइल फेलियर देगा, आपको ये इंडिकेशंस पहले शो करेगा फेल होने से पहले। लेकिन अगर आपका ये वेल्डिंग के केस में आपका ये ब्रिटल फेलियर हो सकता है। तो ये आपका एक एडवांटेज है रिवेटेड के केस में और डिसएडवांटेज है आपको वेल्डेड के केस में। फिर अब एडवांटेज होता है वेल्ड के केस में कैसे, कि जब आपको बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे आप वाटर टैंक्स बना रहे होते हैं, वहाँ पे आपको जो कनेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल रिजिड चाहिए होते हैं, तो फिर वहाँ आपका ये एक तरह से एडवांटेज की तरह काम करता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज सेम ऑफ दैट ऑफ पेरेंट मेटल। जैसे हमने बट वेल्ड के केस में पढ़ा था कि अगर आप दो बट वेल्ड को कंप्लीट पेनिट्रेशन से कनेक्ट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी आपको 100% होगी, मतलब पेरेंट मेटल जितने स्ट्रेंथ का है कनेक्शन भी उतने स्ट्रेंथ का होगा।
किसी और दूसरे केस में आपको फिलेट वेल्ड के केस में ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन आपको एक केस है वेल्डेड कनेक्शन में कि आप 100% इफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। रिवेटेड कनेक्शन के केस में आप 100% इफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको डबल कवर बट जॉइंट में भी 70 to 80% ही इफिशिएंसी ऑब्टेन होता है। तो इसलिए आपका ये एक एडवांटेज है वेल्डेड कनेक्शन का रिवेटेड कनेक्शन के ऊपर। फिफ्थ है आपको ट्यूबुलर सेक्शंस कैन बी कनेक्टेड। ये हमने डिस्कस किया था पहले कि वेल्डिंग से हम ट्यूबुलर सेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं, बट रिवेट्स को यूज करते हुए हम ट्यूबुलर सेक्शन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग इज क्विकर, और रिवेटेड कनेक्शन में जो आपका प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। पहले आपको प्लेट्स में होल बनते हैं, रिवेट होल, फिर उसके बाद आप रिवेट को हॉट करते हैं, फिर आपको होल्स को मैच करना पड़ता है, फिर आप उस होल्स में प्लेस करके फिर आप उसको हैमरिंग करते हैं और फिर वो कूल होता है। इसमें आपको डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोड लाते हैं, 2 प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं और आप उसको हीट करके आप उसको वेल्डिंग कर देते हैं। फिर कूल का प्रोसेस तो दोनों का सेम ही होता है। तो ये आपको एडवांटेज है, आपको प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग इज क्विकर। उसके बाद आपका है वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस नॉइज। ये हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग आपको कंसिडरेबली लेस नॉइज प्रोड्यूस करता है जितना कि आपको रिवेटिंग कनेक्शन करता है। इसमें आपको क्योंकि हैमरिंग की वजह से आपको बहुत ही लाउड नॉइज क्रिएट होता है, जिसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन भी कंसिडर करते हैं कि एक तरह का नॉइज पॉल्यूशन है। 8 पॉइंट मोर स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। ये एक डिसएडवांटेज है वेल्डेड कनेक्शन का कि इसमें वेल्डिंग करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंप्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन प्लस आपको जो अंडरकट जो आपने अभी पढ़ा था, तो अगर आपका वो इलेक्ट्रोड्स को अगर वो मेटल में ही पुश कर देंगे तो आपको अंडरकट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वेल्डेड कनेक्शन में। लेकिन आपको रिवेटेड कनेक्शन में वेल्डेड के कंपैरेटिवली लेस स्किल्ड पर्सन भी आपको वो काम रिवेटेड कनेक्शन कर सकता है, क्योंकि उसमें आपको होल्स क्रिएट करने हैं और आपको होल्स में रिवेट्स प्लेस करके उसको हैमरिंग करके क्लोज कर देना है। तो आपको स्किल्ड पर्सन इसमें भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट उसका जो वेल्डेड कनेक्शन में जो लेबर्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली इसका जो स्किल होता है लेवल वो आपको कम होता है। लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट क्या बहुत सारे पॉइंट्स है बट फिलहाल अभी आपको 9 पॉइंट्स इस पे शो किए गए हैं। 10th पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि आपको वो डक्टाइल फेलियर और ब्रिटल फेलियर देता है, ये आपको ब्रिटल फेलियर देगा और रिवेटेड कनेक्शन आपको डक्टाइल फेलियर देगा। तो लास्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। आपने एक बार वेल्डेड कनेक्शन कर दिया तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही कर सकते हैं, और वो आपको एक्सपेंसिव भी होता है और कॉस्टली भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। और रिवेटेड कनेक्शन के केस में आप उस जॉइंट्स को इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप हैमर से टैप करके भी वहाँ पे आप अपने स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं कि साउंडनेस कितना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शंस लूज है कि नहीं है। अगर आप टैप करेंगे और आपके रिवेट्स अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कनेक्शन लूज हो गया है, तो वो इंस्पेक्शन आपको रिवेटेड कनेक्शन के केस में ईजी होता है। तो ये सारे आपको एडवांटेजेस एंड आप इसको कंपैरिजन कह सकते हैं कि रिवेटेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन का कंपैरिजन है। तो थ्योरी पोर्शन में सिर्फ इतना ही वेल्डेड कनेक्शन में जो आपको इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे आपको वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स को। इसमें भी अगर हो सकेगा तो 2 न्यूमेरिकल्स के क्लास करेंगे, वरना अगर एक क्लास में ही आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व हो गए तो हम लोग एक क्लास में ही सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।